ओके सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसके पहले हमने डिमांड, उसके टाइप्स, राइट, और क्या डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, उसके बारे में हमने समझा था। इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका बेसिक हम ऑलरेडी डिमांड के पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसी बेसिक को यहाँ पे लॉ में कन्वर्ट किया गया है। अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिक्स ने उन्होंने एक लॉ क्रिएट किया है उसी बेसिक पे जो हमने कल पढ़ा था, प्राइस और डिमांड को लेकर पढ़ा था ना, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा। ये हमने बेसिक कल पढ़ी थी। तो उसी के ऊपर यहाँ पे लॉ है, जरा अच्छे से समझेंगे क्या लिखा है। तो सेकेंड या तो लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोडक्शन। The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक पब्लिश की है जिसके अंदर उन्होंने देखो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमने पढ़ा था। ये उनकी बुक है, वही बुक है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड भी दिया गया है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890, 1890, मतलब आज से 130 साल पहले। The law explains the functional relationship between price and quantity demanded। ये लॉ क्या बताता है? Functional relationship between price and quantity demanded, यानी कि प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशन कैसा है, कैसे प्राइस के फ्लक्चुएट होने से डिमांड भी फ्लक्चुएट होता है। क्वांटिटी डिमांडेड यानी कितनी क्वांटिटी में डिमांड किया जा रहा है, राइट। स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कहा अल्फ्रेड मार्शल ने कि अदर थिंग बीइंग इक्वल। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदर थिंग बीइंग इक्वल माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बिकॉज माइक्रो में हम जब एक यूनिट की स्टडी करते हैं तो बाकी सारी यूनिट्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट है, ठीक ना। और चुपचाप सिंगल यूनिट की हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है। हम क्या मान रहे हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसको रफ कर दो थोड़ा, हाँ, अदर थिंग बीइंग इक्वल यानी बाकी सब चीज वैसे ही रहेंगी। क्या चेंज हो रहा है? हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस हायर होता है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो लोग जो है, कंज्यूमर जो है, वो क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं या छोटे अमाउंट में डिमांड करते हैं अगर प्राइस बढ़ी है तो। वैसे ही लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो होता है या कम होता है, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं। बेसिक सिंपल एकदम इजी लॉ है। प्राइस बढ़ती है तो लोग छोटा डिमांड करते हैं या कम डिमांड करते हैं। प्राइस जैसे ही कम होती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं या बड़ा डिमांड करते हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि अदर फैक्टर्स यानी प्राइस को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट मानेंगे। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइसेस, डिमांड फॉर इट फॉल्स। वही पढ़ा हमने, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड गिरेगा। When price of a commodity falls, जब प्राइस कम होता है तो क्या होता है, डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस। सिंपल। Thus there is an, इसे क्या समझ में आता है, there is an inverse relationship between price and quantity demanded। इनवर्स रिलेशनशिप है, आई थिंक इनवर्स ऐसा कुछ बनता है, अब मुझे ध्यान नहीं, मैथमेटिक्स। तो इनवर्स रिलेशनशिप, तो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक कम हो रहा है तो एक ज्यादा होगा, और एक ज्यादा हो रहा है तो एक कम होगा, उल्टा होगा, राइट। Symbolically the functional relationship between demand and price is expressed as, तो symbolic form में कैसे है, ये देखो, demand of x is equal to function of price of x, function of price of x, right। so d for demand for commodity, x for commodity, sorry, okay, d for demand, x for commodity, f for function और px माने price of commodity। ओके हमने लॉ समझ लिया। लॉ क्या समझ लिया हमने, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर प्राइस इंक्रीज होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल हमने पढ़ा, अदर थिंग बीइंग इक्वल यानी प्राइस को छोड़कर बाकी सब चीजें सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन मतलब कि ये लॉ कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई नहीं होगा। हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कुछ सिचुएशन दिए गए, तो उन सिचुएशंस को स्टडी करनी है।
ठीक ना, लॉ बोलना नहीं है। लॉ क्या कह रहा है, प्राइस खाली फ्लक्चुएट होना चाहिए, प्राइस कम ज्यादा होगा तो डिमांड कम ज्यादा होगा, ऐसा सिर्फ लॉ कहता है। लॉ बाकी फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि अगर ये लॉ अप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। पहला एजम्पशन है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर हमने कहा कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, तो अदर थिंग बीइंग इक्वल में ये भी आ गया कि इनकम जो है कंज्यूमर की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जो सर्विस यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस दौरान उस टाइम ड्यूरेशन में उसका इनकम कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, बाकी कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एजम्पशन है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि उसका इनकम क्या है, सेम है, तभी हम स्टडी कर पाएंगे। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू बी फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन देखो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड इज टू बी फाइंड ट्रू ऑपरेट। अगर चाहते हो कि भाई लॉ ऑफ डिमांड को सही से ऑपरेट किया जाए, सही से उसको अप्लाई किया जाए, सो कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो कंज्यूमर का इनकम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम, पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। क्या कह रहा है कि अगर इनकम को भी कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा, इनकम बढ़ने से भी वो डिमांड ज्यादा करना स्टार्ट कर देगा, जबकि प्राइस अभी भी उतना ही है। इसीलिए कह रहा है कि भाई इनकम, प्राइस को छोड़कर हमें और किसी चीज को, फैक्टर को नहीं पकड़ना है, सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को अप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। यस, हमने देखा कल के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा था, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज याद होगा, राइट। तो पॉपुलेशन भी मैटर करता है डिमांड को फ्लक्चुएट करने में, लेकिन इस लॉ को अप्लाई करते वक्त हम मान के चलेंगे, या फिर हम, हमारे थ्योरी में ये होगा कि भाई पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होना चाहिए, वरना हम इस लॉ को अप्लाई कर नहीं पाएंगे। इट इज एज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज, any change in the size and composition of population to the country affects the total demand for the product. Yes, अगर कहीं पे 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है 10,000 लोग ही डिमांड कर रहे हैं। अगर कहीं वहां से लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे कुछ 20,000 लोग और आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे, 30,000, जबकि प्राइस अभी भी उतना ही है, लेकिन अब डिमांड कितना होने लगेगा, 30,000। तो ये लॉ तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉ तो बोलता है प्राइस के फ्लक्चुएट होने से डिमांड में फ्लक्चुएशन आना चाहिए, जबकि इसके हिसाब से क्या होगा, साइज में चेंजेस आने से डिमांड में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो दूसरा एजम्पशन क्या है कि साइज में चेंज, पॉपुलेशन साइज में चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ एजम्पशन पढ़ रहे हैं हम लोग, एजम्पशन यानी कि ये चीजें होनी चाहिए इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। थर्ड, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप याद है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक ही जैसा दूसरा, जैसे कि टी और कॉफी हमने लिया था, राइट, टी और कॉफी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि टी के प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से इसके डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है, जबकि इसका प्राइस तो सेम था। अगर आप पिछली वीडियो को ध्यान से देखे रहोगे तो मैंने क्या दिया था कि मान लो टी का प्राइस 10 है, इसका भी प्राइस 10 है, टी को पीने वाले 100 लोग हैं और कॉफी को पीने वाले भी 100 हैं। अगर टी 10 से 15 कर देता है प्राइस, तो क्या होगा, इस 100 में से कुछ कॉफी की तरफ चले जाएंगे, जबकि कॉफी ने तो अपना प्राइस उतना ही रखा है। तो अगर मैं कॉफी के एंगल से देखूं तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है कि डिमांड कब बढ़ना चाहिए कॉफी का, जब कॉफी अपना प्राइस कम करेगा, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ने प्राइस बढ़ा दिया, इसकी वजह से इसके डिमांड में फर्क आ रहा है, तो वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एजम्पशन में क्या लिया गया है कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक ना। फोर्थ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स remain constant. It is assumed that the prices of complementary goods remain unchanged because the change in the price of one good will affect the demand for other. Yes, कल हमने पढ़ा था कार एंड पेट्रोल। तो अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है पेट्रोल की डिमांड में फर्क आएगा। जैसे कार का प्राइस बढ़ा तो हो सकता है लोग कार खरीदना कम कर दें, तो जब कार खरीदना कम कर देंगे तो पेट्रोल को भी खरीदना कम कर देंगे, जबकि पेट्रोल के भाव में कोई चेंजेस नहीं आया था, तो फिर तो लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा पेट्रोल पे, क्योंकि किसी और की वजह से, कार की वजह से पेट्रोल के डिमांड में फ्लक्चुएशन आ गया। तो लॉ तो सिर्फ प्राइस को लेके बातें कहता है, इसलिए कह रहा है कि प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, यानी जिस प्रोडक्ट पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके प्राइस में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसी के प्रोडक्ट में प्राइसेस में चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस, ये भी हमने कल पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। लोगों को स्पेकुलेशन होता है कि हाँ आगे चल के हो सकता है प्राइस में चेंजेस आए, हो सकता है लोग सोचे कि भाई प्राइस बढ़ने वाली है तो लोग आज ही ज्यादा खरीदेंगे, जबकि आज प्राइस उतना ही है। जैसे कि आज मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज है, अगर किसी ने
और वो नॉर्मली हर महीने जब खरीदता है 10 रुपीज़ में, तो वो खरीदता है 100 क्वांटिटी। एक कंज्यूमर है, ठीक है, एग्जाम्पशन देते हैं, एक कंज्यूमर है जो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो वो 100 क्वांटिटी खरीदता है, क्वांटिटी 100। लेकिन अचानक उसको लगता है कि यार नहीं, आगे चल के ना इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 10 से ये 15 होने वाला है, आगे चल के, अभी नहीं, आगे चल के, यानी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो आज ही भले ही, आज जबकि आज 10 ही रुपया है, फिर भी वो 200 नहीं, वो 400 क्वांटिटी खरीद लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे चल के प्राइस बढ़ने वाला है। लग रहा है, बढ़ा नहीं है, लग रहा है, जबकि प्राइस तो अभी भी सेम ही है, फिर भी वो 400 खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भाई आगे चल के हो सकता है प्राइस बढ़े। तो ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, 10 का आगे चल के उनको लगेगा कि भाई 10 से 5 होने वाले प्राइस, तो आज जो 100 खरीद रहे हैं ये 50 ही खरीदेंगे, बोलेंगे यार बाकी का अगले टाइम खरीदेंगे। तो डिमांड इसकी वजह से भी फ्लक्चुएट होता है, लेकिन इस लॉ को अप्लाई करते वक्त ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है, उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि आगे चल के प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, अगर ये लॉ अप्लाई करना है तो। 6th है, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन। आप देखोगे तो ये सारे फीचर्स, ये सारे जो एजम्पशन है किसके हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के हैं। तो यहाँ कहने का मीनिंग क्या है? अभी और 2-3 पॉइंट है, लेकिन पहले बता देता हूँ कि प्राइस को छोड़कर बाकी कुछ नहीं बदलना चाहिए, ये यही कह रहा है। हमारा जो डिमांड है इस लॉ में, वो सिर्फ प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट होना चाहिए। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होना चाहिए, वो प्राइस घट रहा है तो ही डिमांड बढ़ना चाहिए, मतलब यही यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए। बाकी सब कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए इस लॉ को अप्लाई करते वक्त, सिर्फ इस लॉ को, ठीक ना। तो यहाँ पे भी देखो, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस हमने कल ही डिस्कस किया था। लोगों के फैशन चेंज होते हैं तो लोग डिमांड, एक चीज छोड़कर दूसरी चीज डिमांड करने लगते हैं, तो जिस चीज को छोड़ा है उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोगों के टेस्ट बदल गए तो देखो, मैंने कल एग्जांपल दिया था समोसे के और किसके दिए थे मैंने? पिज्जा के, राइट। कि भाई जनरली मैं समोसा खाता था, लेकिन किसी ने पिज्जा टेस्ट करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं समोसे छोड़कर पिज्जा खाता हूँ, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज खा सकता हूँ। इससे क्या हो गया? समोसे का डिमांड कम हो गया और पिज्जा का डिमांड बढ़ गया, टेस्ट की वजह से। वैसे ही हैबिट भी होती है, लोगों की हैबिट की वजह से भी डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है। तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी जिसपे लॉ अप्लाई कर रहे हैं उस कंज्यूमर पे, उस कंज्यूमर का जो टेस्ट है, हैबिट है, प्रेफरेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द अप्लाइंग दिस लॉ। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। कल हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस लाती है तो प्राइस में चेंजेस आ जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्सेशन पॉलिसी में, जैसे कि हम लोग डिमांड की बात करें फिलहाल तो टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इट इज assumed that there is no change in the policy of taxation by the government। यानी कि गवर्नमेंट की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की वजह से नहीं आना चाहिए टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है, ओके, सो दीज आर द एजम्पशन। और इस एजम्पशन को पढ़ के हमने क्या समझा कि सिर्फ प्राइस को छोड़कर हम लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं? लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे प्राइस ही फ्लक्चुएट खाली हो सकता है इस लॉ में, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, हैबिट, टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस भी कांस्टेंट होने चाहिए, यानी बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी आते हैं ग्राफ पे। सो इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे लॉ के ही जो स्टेटमेंट ऊपर दिया था अल्फ्रेड मार्शल का, क्या कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है, तो उसी को लेकर यहाँ पे डिमांड शेड्यूल क्रिएट किया गया है इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक ना। तो यहाँ पे एक कॉलम में है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एक कमोडिटी है जिसका नाम एक्स है यहाँ पे, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजी, एक केजी में 1 kg 2 kg 3 4 5। तो क्या है यहाँ पे प्राइस में कि जब प्राइस 50 था तो कंज्यूमर ने कितना केजी डिमांड किया? 1 kg। जब प्राइस 40 हुआ तो 2 kg, 30 हुआ तो 3 kg, 20 हुआ तो 4 kg और 10 हुआ तो 5 kg। तो ये हमने तो कल भी ये चीज हमने समझी थी, यही चीज आज भी समझ रहे, पर लॉ के अंदर लिखा है, लॉ एक पर्टिकुलर लॉ दिया हुआ है। तो हमें क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड देखो 1 से 2, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होने लगा। ठीक है, इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि जब प्राइस 10 था तो 5 किलो डिमांड हो रहा था,
जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर 4 किलो डिमांड करता है, और प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर 3 किलो डिमांड करता है, और प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर 2 किलो यानी 2 kg डिमांड करता है, और जैसे ही प्राइस 50 पे जाता है कंज्यूमर 1 kg पे आ जाता है। इसको आप, क्योंकि हमने पढ़ा ना ऊपर कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ऐसा है, राइट। इसी को लेकर देखो यहाँ पे ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छा ग्राफ है। ये हमने कल भी पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये आप इसको ये भी पकड़ सकते हो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने कल पढ़ा था ना, इंडिविजुअल, कल या उसके पहले लेक्चर में। तो जब 50 प्राइस था तो एक क्वांटिटी डिमांड हुआ, यहाँ पे पॉइंट बनता है, राइट। जब 40 प्राइस था तो 2 क्वांटिटी डिमांड किया गया, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, दोनों आके यहाँ मिलेंगे। जब 30 प्राइस है तो 3 kg डिमांड किया गया, यहाँ पे पॉइंट बना। और जब 20 प्राइस है तो 4 kg डिमांड किया गया, राइट। और जब 10 प्राइस है तो 5 किलो डिमांड किया गया। तो इसी को क्या किया गया, यहाँ पे इसको मिला दिया गया, राइट। ये हो गया डिमांड का। यहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस है और x एक्सिस पे डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड। आई होप समझ गए, बहुत सिंपल लॉ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक ना। और आपको ध्यान रखना है कि जो डी कर्व होता है वो डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा याद रखना, ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, इसके लिए वो स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपको एक तरह का होमवर्क जैसा दिया है, आप एक खुद से सॉल्व कर सकते हो, लाइक ये टेबल है, ये इस टेबल है, आपको ग्राफ बनाना है। यस, एक और कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस लॉ पे अप्लाई नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो जहाँ पे लॉ अप्लाई होता ही नहीं है, राइट। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर exceptional circumstances consumer buys more when price of commodity rises and buys less when price of commodity falls। कह रहे हैं कुछ गुड्स ऐसे हैं या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर क्या करते हैं, और परचेज करते हैं, और कुछ गुड्स और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें प्राइस कम होने पे और कम कर देते हैं। यस, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं या कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, राइट। इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ऐसे केसेस में जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ पे डिमांड कर्व क्या है, ऊपर की तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर। यहाँ पहले उन्होंने क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था ना, ऐसा हमने जो अभी ग्राफ देखा ही वाला, ये जो हमने देखा क्या वही नीचे जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल वाले केस में जो गुड्स होंगे उनके डिमांड क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखो ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्या हो रहा है, डिमांड ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड में बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, राइट। और लास्ट में ये कुछ ऐसा है। अगर इसको मैं, चलो मैं एक रेट दे दूँ यहाँ पे 10 प्राइस, 20, 30, 40 और 50, राइट। यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ 1, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, मैंने इसकी तरह बना दिया, राइट। अब ध्यान से देखो कि 10 रुपये प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 1 थी इस पॉइंट पे। जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा दिया उसने, प्राइस 20 हुआ तो डिमांड भी बढ़ गया, प्राइस 30 हुआ तो फिर डिमांड बढ़ गया, प्राइस 40 हुआ तो फिर डिमांड बढ़ा दिया, और ऐसे 50 प्राइस पे 5 किलो कर दिया। तो ये एक्सेप्शनल केस है, यानी लॉ का ठीक उल्टा है। ये कुछ सर्विस या कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसपे लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। तो एक्सेप्शन केस में क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो, राइट ना। यस, कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुछ एक्सेप्शन है, पहला है गिफिन्स पैराडॉक्स। ये एक पर्सन का सरनेम है, मतलब एक कोई फॉरेन के, यहाँ लिखा हुआ है सर रॉबर्ट गिफिन, इकोनॉमिक्स होंगे। तो इन्होंने एक थ्योरी दी है, तो उस थ्योरी को अपने उनके नाम से जाना जाता है, गिफिन पैराडॉक्स। क्या है ये, इन्होंने इन्फीरियर गुड्स के लिए कहा है। ये खासकर इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो जनरली जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी जिनका लाइफ ड्यूरेशन कम होता है, जैसे दूध हो गए, दही हो गए, राइट, और ब्रेड हो गए, कुछ
ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे सब्जियां भी हो गई, सब्जियां भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, लाइक टोमेटो हो गया, राइट, और क्या हो गया, केले हो गए, फल फल में भी केले हो गए, हम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते उन्हें, बहुत लंबे समय तक, राइट। तो ये सब इंफीरियर गुड्स में आते हैं। और लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट, आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स। यस, जैसे अभी ब्रेड है, अगर मैं रोज एक ब्रेड का पैकेट लेता हूँ, राइट ना, रोज एक ब्रेड का पैकेट लेता हूँ, तो भले ही हो सकता है मान लो चलो ये 20 रुपए का पैकेट एग्जाम्पल, कल को ये 10 रुपए का भी होगा तो भी मैं एक ही पैकेट खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पूरे परिवार को एक पैकेट से ज्यादा लगता ही नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा खरीदूंगा तो अगले दिन वो खराब हो चुका होगा या 2-3 दिन बाद वो खराब हो चुका होगा, तो मेरे किसी काम का नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें लंबे समय तक रख ही नहीं सकते हैं, जिन्हें लंबे समय तक रख ही नहीं सकते हैं, यानी आज के आज ही इसको निपटाना है, तो आज के आज ही निपटाना है तो कितना भी सस्ता हो जाए मैं खरीदूंगा एक ही पैकेट। अब मैं वेस्ट थोड़ी करूंगा ला के रख के और फेंकूंगा तो नहीं ना, राइट, वही कह रहे हैं। तो एट टाइम डिमांड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। और उल्टा ये क्या कह रहा है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका प्राइस कम होने की वजह से उनका डिमांड भी कम हो जाता है, मतलब लोगों को सही नहीं लगता ऐसा भी। तो सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड हिज बिहेवियर इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के हैं, इन रिलेशन टू ब्रेड, इन्होंने एक ब्रेड से इस चीज को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, इन्होंने क्या देखा कि जब ब्रेड का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीपल डू नॉट बाय मोर, वो ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, जबकि थियरी क्या कहती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस गिरेगा तो ब्रेड ज्यादा खरीदना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा दिखना चाहिए ना, ज्यादा डिमांड आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और परचेसिंग पावर, दे प्रिफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट। अब क्योंकि ब्रेड सस्ता हो गया बहुत, तो उनके पास पैसे बच रहे हैं, ऐसा कुछ कहने का मतलब है, तो ज्यादा उसको डिमांड नहीं कर रहे, उसके बदले में क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, मीट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नॉन वेज, यानी हाई प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेड की जगह। ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया अपनी थियरी में, इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज नोन एज गिफेन पैराडॉक्स, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन था। दूसरा है प्रेस्टीज गुड्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रेस्टीज, यानी कि हमारे प्रेस्टीज को क्या कहेंगे हिंदी में, प्रेस्टीज यानी भाई अब दिखावा कह सकते हो एक तरह से, दिखाने के लिए, जताने के लिए, मान सम्मान के लिए भी हो सकता है, राइट। So expensive goods like diamond, gold, etc. are the status symbol. So people, yes, status symbol. Yeah. So rich people buy more of it even when their price are high. Yes. गोल्ड, डायमंड, भाई ये गरीबों का चीज है ही नहीं, है तो अमीरों का ही चीज है, मतलब अमीरों का ही एक सामान एक तरह से देखा जाए तो। तो गोल्ड भी छोटे मोटे इनकम वाले लोग भी ले ही लेते हैं, थोड़ा मोड़ा, हल्का, हालांकि आजकल गोल्ड कोई पहनता नहीं है, तब वो क्या बोलते हैं उसको, कॉपी वाली चीजें आती हैं गोल्ड जैसी। डायमंड की हम बात कर सकते हैं, डायमंड बिल्कुल कोई गरीब नहीं खरीदता, किसी गरीब के पास डायमंड नहीं है, ये अमीरों, मतलब जिनकी इनकम अच्छी है, अमीर मतलब जिनकी इनकम अच्छी है उनके लिए है। अब डायमंड ऐसी चीज है जो प्रेस्टीज की बात है, यानी कि किसी के पास डायमंड है तो वो अलग ही बात होती है, जैसे होता है ना कि महंगी कार है, ऑडी है, मर्सिडीज है, फरारी है, ठीक ना, रोल्स रॉयस है, तो अच्छी कार है तो इससे क्या होता है, एक स्टेटस बनता है, तो स्टेटस के लिए भी लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आईफोन, इससे बेस्ट क्या ही होगा। आईफोन का नया सीरीज आने के लिए लोग ये करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, जबकि अभी भी उनके पास वो 13 पड़ी हुई है, 14 आ गए तो 14 के पीछे लोगों ने भागा है, जबकि 14 बहुत महंगा है या 13 बहुत महंगा है, लेकिन क्यों लेना चाहते हैं, स्टेटस, प्रेस्टीज के लिए, मान सम्मान के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए भी कह सकते हो, ठीक ना। तो ये भी एक्सेप्शन है इस लॉ में, जबकि लॉ क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड उसकी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे लोग और खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है अरे बताऊंगा लोगों को। ये वाला एग्जांपल कहाँ बताओ, इस एग्जांपल में एक और एग्जांपल, इस एक्सेप्शन में एक और एग्जांपल, 3 इडियट्स देखा होगा सबने, राइट। 3 इडियट्स में देखो वो प्रिया मतलब करीना कपूर, उसका देखो फियांसे रहता है जिसको गधा बोलती है तो फियांसे देखो हमेशा प्राइस की बातें करता है, जूते इतने के, ये इतने के, ये उतने के, वो इसी के अंदर आ जाता है, प्रेस्टीज गुड्स या स्टेटस सिंबल के अंदर।
45 लाख वो ज्वेलरी दिखाती है, याद होगा ना पार्टी के अंदर। तो ऐसा ही है, कुछ लोग होते हैं। स्पेकुलेशन यानी कि एक अंदाजा कह सकते हैं यहाँ पे, सोच या अनुमान लगाना, स्पेकुलेशन। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस rise still further. In this case, although the price have rise today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. ये ठीक जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक्सेप्शन में पढ़ा, सॉरी एजम्पशन में पढ़ा हमने, और हमने डिटरमिनेंट में भी पढ़ा था। वो कह रहे हैं कि लॉ यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता जब लोग सोचते हैं कि भाई कल प्राइस बढ़ने वाली है, तो लोग आज ही ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे भले ही प्राइस सेम है तो भी। और इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि कल तो प्राइस गिरने वाला है, तो लोग आज कम खरीदना चालू कर देंगे, मतलब आज कम खरीदेंगे, यानी भले ही प्राइस उतना है तो भी कम खरीदेंगे ताकि बाद में ज़्यादा खरीदें। यहाँ पे प्राइस तो चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी लोगों का डिमांड कम ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के मन में स्पेकुलेशन आ चुका है। तो यहाँ पे भी लॉ अप्लाई नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, ठीक ना। प्राइस इल्यूजन, कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइसेस, यस, हाई प्राइस गुड्स आर फॉर अ बेटर क्वालिटी, यस। आपको, मुझे, इवन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे का है, कुछ चीजों को लेकर खासकर जरूर लगता है, कुछ पे ही अप्लाई होता है कि ज्यादा अगर पैसा है यानी कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई है यानी महंगा है तो हमें लगता है बहुत अच्छा होगा। और ठीक वही उल्टा होता है जब हम सोचते हैं, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस एकदम कम होता है तो हम सोचते हैं यार खराब होगा, इतना सस्ता भी होता है क्या, या इतनी सस्ती चीजें मतलब अच्छा नहीं होगा। जैसे ब्रांड होता है ना, ब्रांड शूज के ब्रांड होते हैं, कपड़ों के ब्रांड होते हैं, तो बहुत महंगे होते हैं। हम और हमारे माइंड में फिट है कि ब्रांड है, महंगा है, मतलब अच्छा है, और उसके और प्राइस बढ़ेंगे तो भी हम लेंगे उसे, क्योंकि हम मान के चल रहे हो ब्रांड है, वो बहुत अच्छा है। कोई रास्ते पे सस्ता कपड़ा लेने जाए तो उसमें भी हम बार्गेनिंग करते हैं। अगर हम कहीं स्टॉल, कहीं बाजार वगैरह लग रहा है वहाँ पे जाके कपड़े लेते हैं, टी शर्ट वगैरह कुछ लेते हैं, तो हम उसमें भी बहुत दाव करते हैं, कम करो और कम करो। सस्ता होता है उसके बावजूद भी हम बहुत दाव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये उतना क्वालिटी वाला नहीं है, राइट। तो ये भी एक कारण है, सॉरी ये भी एक एक्सेप्शन है इस लॉ में। एक और है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पे है समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। दिस may happen when the consumer ignorant about the price of commodity and at other places. Yes, अगर आप किसी नई जगह जा रहे हो, एकदम नई जगह, आप रहते हो प्लेन एरिया में, मुंबई दिल्ली में, और किसी रेलवे स्टेशन चले गए और वहां पे कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां का प्राइस के बारे में आपको नहीं पता, तो अगर उसने ज्यादा भी बता दिया तो भी आप देकर आओगे, कम बता दिया तो भी देकर आओगे, ठीक ना। ऐसे बहुत जगह होती है, अभी कहाँ ही बता सकूँ। जैसे मंदिर वगैरह में चले जाओ, कोई बड़े बड़े मंदिर हैं पहाड़ों पे, बहुत काफ़ी सारे जो मंदिर हैं हमारे प्रसिद्ध, वो सब पहाड़ों पे ही हैं। वहाँ के देखो आसपास जो स्टॉल होते हैं पूजा की थाली देने वाले, वो अपनी मन मर्जी प्राइस लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता वहाँ प्राइस कितना है कितना नहीं है। हम और श्रद्धा के नाम पे हम लोग बार्गेनिंग भी नहीं करते, कम ज़्यादा करो, जितना बोल दिया लेते हैं, तो चलते रहते हैं। तो इग्नोरेंस। और भी बहुत बार होता है, जैसे मुझे ही पकड़ लो, मुझे कपड़ों के अलावा और किसी चीज़ के प्राइस के बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी खरीदारी नहीं की। कपड़े बस मैं अपने खुद के खरीदता हूँ, बाकी राशन वगैरह हो गया या और कोई चीज़ हो गई, घर का सामान हो गया, मैं कुछ नहीं खरीद सकता। अगर मैं खरीदने जाऊँगा तो जितना सामने वाला बोलेगा मैं उतने में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट प्राइस उसका कितना होना चाहिए, ठीक ना। तो मैं क्या हूँ, इग्नोरेंस हूँ प्राइस को लेके। तो भले ही ज़्यादा प्राइस होगा तो भी मैं खरीद के लाऊंगा। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है लॉ में। आगे है हैबिचुअल गुड्स। यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे आदत में होती हैं, तो भले ही वो कितनी महंगी हो जाए हम उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे मान लो मुझे सिंगिंग का शौक है, तो माइक खरीदूंगा, गिटार खरीदूंगा, राइट ना, गिटार खरीदूंगा, अच्छा बन गया कि नहीं, गिटार खरीदूंगा, राइट। तो भले ही प्राइस इसका बढ़ जाए, राइट, गिटार खरीदूंगा क्यों, क्योंकि भाई मुझे सिंगिंग का शौक है, डांस का शौक है, तो मतलब चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोगों को शूज़ का शौक होता है, तो हैबिट है, शौक है लोगों को, तो लोग खरीदेंगे ही। भले ही और नया कलेक्शन आते हैं लोग ले लेते हैं, जबकि ऑलरेडी 10 पड़ा होता है उसके बावजूद, राइट। तो ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, उसके एजम्पशन और उसके एक्सेप्शन के बारे में। आगे हम और पढ़ेंगे वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में।
आई होप लेक्चर समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।